हेलो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट एनालिसिस करके अब हम दोस्तों इस वीडियो में सेकंड यूनिट को लेकर के डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, सारी बातों को समझें, लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा, सभी लोग हाइप जरूर करें ताकि अपने और साथियों तक, अपने सभी साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो। तो हाइप जरूर करें, कमेंट्स में आप अपना फीडबैक देंगे, लाइक करेंगे और इस पेपर के फर्स्ट पेपर बच्चे और बचपन के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें। वहां से आपको क्रम से सीरीज से सारे चैप्टर्स एक साथ देखने को मिल जाने वाले हैं, जिनसे कि आप कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बचपन की संकल्पना और बाल अधिकारों को लेकर के अपना सेकंड यूनिट 10 नंबर का यूनिट है। अब यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि छोटे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, बड़ा एक निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बनने वाला है। इस वीडियो में ध्यान से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को ध्यान से देखना है, समझना है सारे पॉइंट्स को। हम बात करेंगे बचपन की अवधारणा के बारे में, बाल अधिकारों के बारे में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में बाल संरक्षण को लेकर के जो सारे काम हो रहे हैं तो उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। बचपन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक बाल संरक्षण कानूनों को समझना, ऐसे सारे जो पॉइंट हैं वो इस यूनिट में कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाल संकल्पना से, एक परिचय के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले तो केवल जैविक अवस्था नहीं, नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल स्टेज। बचपन को केवल उम्र से जुड़ी एक जैविक घटना के बजाय मुख्य रूप से एक सामाजिक अवधारणा, सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में समझा जाना चाहिए। प्लेटो का इस बारे में क्या विचार रहा है कि प्राचीन विचारक बच्चों को बड़ों के बीच एक विदेशी मानते थे, जिसकी भाषा और दुनिया वयस्कों की समझ से बाहर थी, और धीरे धीरे वो सबसे जुड़ करके, परिवार से, समाज से जुड़ करके सीखता था। निरंतर बदलता स्वरूप एवं चेंजिंग नेचर, तो समय, स्थान, समाज और संस्कृति के अनुसार बचपन की परिभाषा सदैव बदलती रहती है। अलग अलग परिवेश जैसा है बालक का, तो उसके अनुसार वो सीखता रहता है। आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें, मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें, तो आज बच्चे को पूर्ण इकाई माना जाता है, जिसे संरक्षण, शिक्षा और विकास के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है और मिलनी भी चाहिए। मुख्य तथ्य की बात करें तो बचपन कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यह समाज द्वारा निर्मित होता है। तो ये सारे कुछ यहाँ पर की पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है बचपन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जो हमें बात ध्यान रखनी है कि प्राचीन काल की बात करें तो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता थी। हड़प्पा सभ्यता के खिलौने यह दर्शाते हैं कि बच्चों के मनोरंजन को महत्व दिया जाता था। बात करें मध्ययुगीन काल की, तो इतिहासकार फिलिप एरिज के अनुसार मध्यकाल में बच्चों को लघु वयस्क माना जाता था और बच्चों की कोई अलग पहचान नहीं थी। बात करें आधुनिक काल को लेकर के, तो 17वीं शताब्दी के बाद में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो कि बच्चों को कोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट का नाम दिया जाता है और जिन्हें शिक्षा द्वारा आकार दिया जाता है। तो ऐसी सारी बातें हमें ध्यान रखनी है ऐतिहासिक शिक्षक के बचपन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में। अब बात करें आधुनिक बचपन को आकार देने वाले कारकों को लेकर के, तो राज्य और राजनीतिक कारकों की बात करें तो बच्चों का जीवन केवल माता पिता तक सीमित नहीं था। शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण और राज्य का नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल, अहम हो गया है। आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है, गरीबी, कुपोषण के कारण वंचित वर्ग के बच्चों का बचपन समय से पहले छिन जाता है, जैसे बाल श्रम या मजदूरी उनको करनी पड़ जाती है। तो ऐसे सारे कारक रहे हैं। सामाजिक या सांस्कृतिक दबाव की हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई की अंधी दौड़, बस्ते का भारी बोझ और बड़ों की अपेक्षाएं बच्चों पर भारी मानसिक दबाव डालती है। और बाजारीकरण की हम बात करें, मीडिया की बात करें, तो टीवी, इंटरनेट, बाजार से बच्चों की दुनिया बदल दी गई है। अब बच्चे आधुनिक उपकरणों और बाजार के सीधे उपभोक्ता, कंज्यूमर बन गए हैं, जैसे कि आप अपने क्लासेस को यहाँ घर बैठे ही देख पा रहे हैं। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया है। वरना पहले फिर ऑफलाइन क्लासेस, आपको रेगुलर कॉलेज जाना, ऐसे सारे काम रहते थे, बट आप अब एग्जाम टाइम में ऑनलाइन ही कम समय में अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे अच्छे भी काम हुए हैं, काफ़ी सारे इससे नुकसान भी हुए हैं कि एक जो सोशल इंटरेक्शन है तो वो कम हो गया है। जो हम क्लास में बैठ करके अच्छे से सीख सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें घट गई है। तो आप ऑनलाइन कमेंट्स करते हैं अपने वीडियोज़ पे, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मैं नहीं देख पाता हूँ, नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ, तो वो चीज़ें रहती है। बट अगर आप यही ऑफलाइन अपनी क्लासेस चल रही होती तो मोस्टली सभी स्टूडेंट के कमेंट हम पिकअप करते, सारे क्वेश्चंस को देखते, उनके डाउट को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती। बट ऑनलाइन भी मेरी कोशिश रहती है कि सभी को मैं रिप्लाई दूँ, बट काफ़ी स्टूडेंट फिर भी छूट जाते हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़, फिर आगे की वीडियोज़ की प्लानिंग करना, फिर आपके नोट्स वीडियोज़ को तैयार करना, तो वो सारी चीज़ों में फिर टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो ये सारे कारक आपको ध्यान रखने हैं। बात करें अब हम बाल अधिकारों को लेकर के, तो बाल अधिकारों में आपको 3-4 की पॉइंट ध्यान रखने हैं। 1924 की जहाँ बात आती है तो जेनेवा घोषणा की बात आती है। बच्चों के लिए विशेष ध्यान और सहायता की आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मान्यता, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन दी गई, ये 1924 में दी गई। 1974 की बात करें तो राष्ट्रीय बाल नीति, जो नेशनल पॉलिसी है चिल्ड्रन के लिए, भारत सरकार ने 22 अगस्त 1974 को बाल कल्याण के लिए नीति बनाई। घोषणा क्या की इसमें कि बच्चे देश की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर हैं और उनके विकास की जिम्मेदारी राज्य की है।
और इसके बाद में बात करें 1989 की, तो 1989 में बात आती है संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूएन डिक्लेरेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बाल अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। इसमें बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए। तो ये कुछ की पॉइंट आपको डेट्स के बारे में ध्यान रखना है। प्रमुख बाल अधिकारों के 4 मुख्य जो स्तंभ है जो आपको ध्यान रखना जरूर से, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है जीने का अधिकार। जन्म से पूर्व, गर्भ से लेकर के जन्म के बाद तक उपयुक्त पोषण, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्राप्त करने का बच्चे को अधिकार है। विकास का अधिकार, बच्चे के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए शिक्षा, देखभाल, रचनात्मक मनोरंजन का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। तीसरा, संरक्षण का अधिकार। तो हर प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार और उपेक्षा या नेग्लेक्ट से पूर्ण सुरक्षा का अधिकार है। सहभागिता के अधिकार की बात करते हैं तो राइट टू पार्टिसिपेशन, तो बच्चों को अपने मन की बात कहने, अपने से जुड़े निर्णयों में शामिल होने और सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अधिकार आपको ध्यान रखने हैं बाल अधिकारों में। बात करें भारतीय संविधान में बाल अधिकार, तो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य में लगाने पर सख्त प्रतिबंध है। आर्थिक शोषण से बचाव का अधिकार जो इनका, तो आर्थिक आवश्यकताओं, गरीबी के कारण बच्चों को उनकी आयु के अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना राज्य का कर्तव्य है। समानता के अवसर की बात करें तो स्वतंत्र और सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए सभी बच्चों को समान अवसर व सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें शिक्षा के मौलिक अधिकारों को लेकर के, जो आरटी एक्ट की हम बात कर रहे थे, तो आरटी एक्ट भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान में रखना है। इसका पूरा नाम क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। लागू कब हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। इसके जो की पॉइंट्स हैं जो अपने को जरूर से ध्यान में रखने हैं, तो एक तो निःशुल्क शिक्षा की इसमें बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई किसी प्रकार की फीस का व्यय नहीं देना होगा। जैसे कि आरटी एक्ट में प्राइवेट स्कूलों में भी सीटें इसकी रिजर्व रहती है, तो वहाँ से भी काम हो जाता है बच्चों का। प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र या ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने पर भी किसी बालक को स्कूल से प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं आप। विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसको पढ़ाई के लिए एडमिशन देना ही होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक की बात हो रही है। शारीरिक दंड की बात करें तो इस पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। टीचर कोई किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दे सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आरटी 2009 की बात करें, विद्यालय शिक्षक व माता पिता के दायित्वों को लेकर के, तो माता पिता के क्या दायित्व हैं कि अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, शिक्षक और विद्यालय के साथ में समन्वय रखें और उसने क्या क्या सीखा है, सीखने में जो कमियां आ रही हैं तो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग माता पिता रखें रेगुलरली। स्कूल के दायित्वों को लेकर के बात करें तो किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से आप मना नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके पास में डॉक्यूमेंट्स हो या नहीं हो, तो आपको हर परिस्थिति में उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा। और बिना मान्यता आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप डोनेशन ले रहे हैं। जैसे आरटी में फ्री एडमिशन रहता है, और अगर आप फीस ले रहे हैं तो उसमें आपको 10 गुना तक ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। ये स्कूल वालों के लिए गाइडलाइन है। टीचर्स के लिए गाइडलाइन की बात करें तो विद्यालय में नियमित समय पर उपस्थित होकर के पाठ्यक्रम समय से पूरा करावें। प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटीज़ का आकलन, उनकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहें। तो ये सारे महत्वपूर्ण टीचर्स के जो दायित्व हैं वो आपको ध्यान रखना है। समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में, आईसीपीएस चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 4 स्तर रहते हैं। पहले स्तर में आरएससीपीएस, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी आती है, स्टेट लेवल से अध्यक्ष इसके प्रमुख शासन सचिव। दूसरे स्तर में डीसीपीयू, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये रहता है, जिला कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में। तीसरे स्तर पर बीएलसीपीसी, ब्लॉक स्तरीय संरक्षण समिति, खंड स्तर पर कार्यक्रमों की जो सतत रेगुलरली निगरानी करनी है, जो सतत निगरानी करनी है, तो वो होगी। और चौथे स्तर पर पीएलसीपीसी, पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर बाल अधिकारों की पहचान और सुरक्षा के लिए। तो ये 4 स्तर पर आपको बाल संरक्षण योजना के बारे में ध्यान रखना है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित जो समितियां हैं, इनके बारे में भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि एक तो आरएससीपीसीआर, तो इसमें देखिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसमें क्या रहता है कि यह राज्य स्तरीय आयोग है। बाल अधिकार हनन के मामले में सीधी शिकायत यहाँ की जा सकती है।
CWC की बात करें तो बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, यह समिति प्रत्येक जिला स्तर पर कार्य करती है। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की मजिस्ट्रेट शक्ति इसको प्राप्त है। तीसरे नंबर पर है SJPU, तो विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक SP की निगरानी में स्थापित है। बच्चों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई, पुलिस एक्शन करती है। तो ये कुछ आपको समितियों के बारे में जानकारी रखनी है। बाल अधिकारों का हनन और चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों को पीटना, अपमानजनक व्यवहार या बाल विवाह होना, बाल श्रम होना, तो ऐसे तमाम कामों के चलते अर्जेंट बॉक्स यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन का ध्यान रखना है, जिसके लिए नंबर है को जो टोल फ्री 1098 टोल फ्री नंबर 1098 आपको ध्यान रखना है। यह एक निःशुल्क टोल फ्री राष्ट्रीय फ़ोन सेवा है। कोई भी व्यक्ति संकट में फंसे, लावारिस या शोषण के शिकार बच्चे की तुरंत यहाँ सूचना दे सकता है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। तो ये 1098 नंबर के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, बाल अधिकारों के हनन और चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। समेकित और निष्कर्ष को लेकर के बात करें तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसी सेकंड यूनिट में जो हमने पढ़ा है। सामाजिक निर्माण को लेकर के हमने बात की, सुरक्षा के जाल को लेकर के, कानूनी अधिकारों को लेकर के बात करी, सामूहिक जो जिम्मेदारियां हैं हमारी उनको लेकर के हमने बात की है। हमने पढ़ा कि बचपन केवल जैविक उम्र नहीं है बल्कि समाज द्वारा निर्मित एक अवस्था है। ICPS, CWC और 1098 संस्थाएं अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत जाल है। तो बच्चों की सुरक्षा वो हो गई। और RT 2009 में शिक्षा को बच्चों का एक सख्त संवैधानिक अधिकार बना दिया है। एक सुरक्षित बचपन प्रदान करना संपूर्ण समाज का परम कर्तव्य हो गया है। और इससे निष्कर्ष क्या निकला कि सुरक्षित बचपन ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। तो ये सारी बातें हमें सेकंड यूनिट के लिए ध्यान में रखनी है। क्योंकि एक रिवीजन पॉइंट करते हैं तो बचपन की प्रकृति के बारे में हमने बात किया है, जैविक से अधिक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो प्लेटो, विदेशी फिलिप एरीज, मध्यकाल में लघु वयस्क, तो ऐसी सारी बातें उन्होंने बताई। बाल अधिकार घोषणा को लेकर के बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 में घोषणा की गई। 4 प्रमुख अधिकारों को लेकर के बात करें तो जीना, सर्वाइवल, विकास, डेवलपमेंट, संरक्षण, प्रोटेक्शन और सहभागिता, पार्टिसिपेशन के, ये 4 मुख्य अधिकार आपको ध्यान रखने हैं। RT 2009 के बारे में हमने पढ़ा, लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2010 को। आयु है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य। शिक्षा को लेकर के हमने बात करी। और RT जो निषेध है, RT प्रोबिशन के, फीस नहीं ले सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकते, उनको प्रवेश से मना ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सारे निषेधों को लेकर के ध्यान रखना है। ICPS पिरामिड को लेकर के हमने बात करी। तो इसमें हमने RSCPS ये राज्य स्तर पर है, DCPU ये जिला स्तर पर है, BLCPC ये ब्लॉक स्तर पर है और PLCPC ये पंचायत स्तर पर है। तो इस पिरामिड को लेकर के भी हमने डिस्कशन किया। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी हमने बात की। संकटग्रस्त बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर 1098 है। 1098 थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, 1098 1098 आपको ध्यान रखना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में। तो ये कुछ आपके लिए इस सेकेंड यूनिट के महत्वपूर्ण बिंदु है। शॉर्ट में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई आपका सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और इस फर्स्ट पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें। वहाँ से आप यूनिट वाइज सारे जो प्लेलिस्ट है उनको चेकआउट करके अपनी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम लगातार सारे वीडियोज में एक समरी के तौर पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो समरी है उसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आप कम टाइम में अच्छे प्रकार से तैयारी कर सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब यहाँ से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी समरी यहाँ पर दी हुई है कि बचपन की संकल्पना के विषय में इतिहासकार फिलिप एरिज का क्या विचार रहा, बाल अधिकारों के 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं, संकटग्रस्त बच्चों की सहायता है तो टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत विद्यालय और शिक्षक के प्रमुख दायित्व क्या हैं, बचपन एक जैविक अवधारणा से अधिक एक सामाजिक अवधारणा है तो इसको स्पष्ट करना है। निबंधात्मक प्रश्न कैसा आ सकता है इसमें, तो आधुनिक समय में बचपन को आकार देने वाले, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो सामाजिक कारक हैं, जो राजनीतिक कारक हैं, जो आर्थिक कारक हैं, तो उनकी आलोचनात्मक विश्लेषण को लेकर के प्रश्न आ सकता है। राजस्थान में समेकित बाल संरक्षण योजना जो ICPSS की त्रिस्तरीय संरचना और इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए। तो ऐसे तमाम प्रश्न इस यूनिट से बन सकते हैं। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।